टू अवर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10.1। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनी मार्केट, यानी कि मुद्रा बाज़ार क्या होता है, नेचर ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाज़ार की प्रकृति क्या होती है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मुद्रा बाज़ार में कौन कौन से प्रपत्र है उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम 3 ही टॉपिक स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनमें से जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मुद्रा बाज़ार, यानी कि मनी मार्केट। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मनी मार्केट होती क्या है। तो मुद्रा बाज़ार का अभिप्राय ऐसे बाज़ार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। प्रतिभूतियों का मीनिंग होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी क्या होती है? जो आपके अंश और जो ऋण पत्र होते हैं, यानी कि शेयर एंड डिबेंचर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रतिभूतियां कहा जाता है। और उनके अंदर डीलिंग होती है और यहाँ अल्पकालीन है। अल्पकालीन का मतलब है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही उनमें डीलिंग होती है। यहाँ अल्पकालीन प्रतिभूतियों का अर्थ ऐसी प्रतिभूतियों से है जिनका भुगतान समय 1 वर्ष तक का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष तक का। इनकी भुगतान अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड जो होता है बहुत ही कम होने के कारण इन्हें नियर मनी या निकट मुद्रा भी कहा जाता है। इन प्रतिभूतियों में मुख्यतः कौन कौन सी आती हैं? ये जो आपकी जिनको नियर मनी कहते हो, कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं कि आपकी अल्पकालीन जो सिक्योरिटीज होती है वो कौन सी होती है, नियर मनी कौन सी होती है, या निकट मुद्रा के उदाहरण दो। तो वो होती है, इन प्रतिभूतियों में मुख्यतः क्या होती है? मांग मुद्रा अल्प सूचना, यानी कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? आपके नियर मनी या निकट मुद्रा के, या ऐसी जो आपकी अल्पकालीन प्रतिभूतियां हैं जिनके अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डीलिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है मुद्रा बाजार की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मनी मार्केट। जो मुद्रा बाजार है उसकी प्रकृति निम्नलिखित है, जिसको हम कुछ पॉइंट्स लेकर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स आता है मोर लिक्विडिटी, यानी कि अत्यधिक तरलता। मुद्रा बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें अत्यधिक तरलता का पाया जाना है। तरलता का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है उसको आप जब चाहे उसको बेच लो, जब चाहे आपके पास पैसे हो तो आपको खरीद लो। तो किसी भी चीज़ के अंदर आप जब डीलिंग जल्दी जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसको तरल बोला जाता है। तो इसी कारण से मुद्रा बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें अत्यधिक तरलता पाया जाना। इस बाजार में तरलता की औपचारिक व्यवस्था की जाती है। औपचारिक व्यवस्था कैसे की जाती है? इस उद्देश्य के लिए, यानी कि औपचारिक व्यवस्था तरलता को बनाए रखने के लिए डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यानी कि DFHD की स्थापना की गई है। ये एक संस्था है। ये क्या करती है? ये संस्था मुद्रा बाजार प्रलेखों को रेडी मार्केट अवेलेबल करवाने के लिए हमेशा रेडी रहती है। यानी कि ये एक संस्था है जो मुद्रा बाजार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम कह सकते हैं कि जो आपके शेयर, डिबेंचर, जो भी सिक्योरिटीज़ है, उनको एक रेडी मार्केट अवेलेबल करवाती है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है नेचर के अंदर वो आता है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कम व्यवहार लागत। मुद्रा बाजार में किए जाने वाले व्यवहारों के लिए प्रायः दलालों की आवश्यकता नहीं होती। जो अगर आप कैपिटल मार्केट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ आपके जो भी दलाल होते हैं, जिनको ब्रोकरेज कहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप मनी मार्केट में कोई डीलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको किसी भी टाइप के कोई दलाल यानी कि किसी भी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब ब्रोकर ही नहीं है
तो इसलिए यहाँ किए जाने वाले क्रय विक्रय पर कम खर्च करने पड़ते हैं। तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। थर्ड पॉइंट हमारा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियां। इस बाजार में व्यवहार की जाने वाली संपत्तियों की अवधि अधिकतम 1 वर्ष होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है। यानी कि इसमें वो संपत्तियां, वो डॉक्यूमेंट्स, या हम ये कहते हैं कि वो जो शेयर और डिबेंचर तो सॉरी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर वो प्रपत्र इंक्लूड किए जाते हैं जिनकी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 1 ईयर होता है। वित्तीय संपत्तियों का अर्थ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से है, और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से हैं, उनको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आपको नाम बता देती हूँ। वो होते हैं आपके कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये होते हैं सारे के सारे। इनको हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है अनेक उप बाजारों का समूह, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट। मुद्रा बाजार अनेक उप बाजारों का समूह होता है। इसके उप बाजार कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्प सूचना ऋण बाजार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर। ये सारे के सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इन डॉक्यूमेंट्स एक टाइप की अलग से मार्केट का भी काम करती है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आप इसको कह सकते हो कि ये सब बाजार यानी कि सब मार्केट का काम करती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा है संतुलन कार्य, ट्रेड ऑफ फंक्शन। मुद्रा बाजार अल्पकालीन वित्तीय पूर्ति और अल्पकालीन वित्तीय मांग में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। यानी कि जो अल्पकाल में वित्त की पूर्ति है और अल्पकाल में वित्त की मांग है, इन दोनों में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है, जिससे जो भी आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य होता है वो बैलेंस उसमें बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्यवहारों को तेज गति, स्पीडी ट्रांजैक्शन। मुद्रा बाजार में किए जाने वाले व्यवहार तेज गति से होते हैं, बहुत तेज गति से होते हैं। इसमें किए जाने वाले अधिक व्यवहार फ़ोन पर ही होती है, यानी कि मोस्टली जो ट्रांजैक्शन होती है वो फ़ोन पर ही कंप्लीट हो जाती है, और उनकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो बाद में कंप्लीट होती है। इसलिए इसे आप ओवर द फोन मार्केट भी कह सकते हो। अगर कई बार आ जाता है कि ऐसा कौन सा बाजार है जिसमें मैक्सिमम वर्क जो है टेलीफोन पर किया जाता है, तो वो है मनी मार्केट। इस कारण से मनी मार्केट को टेलीफोन पर व्यापार या बाजार भी कह सकते हो। तो ये हमारे जो 6 पॉइंट थे वो थे हमारे नेचर ऑफ मार्केट के। अब आता है हमारा मेन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक पॉइंट ना समझकर इसको 4-5 पॉइंट समझना आप, क्योंकि हर एक पॉइंट अलग से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पॉइंट है मुद्रा बाजार प्रपत्र, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अभी आपके बात साथ जिक्र कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मुद्रा बाजार में व्यवहार किए जाने वाले मुख्य प्रपत्र निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है वो है हमारा ट्रेजरी बिल, खजाना बिल। ट्रेजरी बिल, खजाना बिल का अभिप्राय ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र से है जो केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं या जनता को जारी करता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि जो ट्रेजरी बिल है वो कौन इश्यू करता है, तो केंद्र सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं या फिर जनता को जारी करती है। कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इसकी अवधि जो होती है 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेजरी बिल का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होता। और इसको इश्यू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र आ गया तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन करेगा, रिजर्व बैंक द्वारा ये सरकार की तरफ से इश्यू किया जाता है। इसकी अवधि प्राय 14 डे,
91 डे, 182 डे और 364 डे की होती है। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करने के लिए, ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 स्लॉट में होता है। 14 डे मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है 364 डे। और 4 स्लॉट कौन कौन सी होती है? 14, 91, 182 और 364 डे की होती है। ये बिल प्राय व्यापारिक बैंकों, गैर व्यापारिक वित्तीय संस्थाओं यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी कॉरपोरेशन होती हैं, NBFC, LIC, UTI, GIC, इनके द्वारा किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल अत्यधिक तरल प्रकृति की होती है, ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होती है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक सदा इनको डिस्काउंट पर खरीदने के लिए रेडी रहता है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। इनको इनके फेस वैल्यू से कम पर जारी किया जाता है, जो भी फेस वैल्यू होती है उससे कम पर जारी किया जाता है, जबकि भुगतान इनके अंकित मूल्य के बराबर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का जो ट्रेजरी बिल है वो RBI इशू कितने में करता है? 95,000 में। ठीक है, ये है RBI, ठीक है, और ये A व्यक्ति ने खरीदा है। इसने जब खरीदा तब RBI को कितने रुपए दिए? 95,000 दिए। ठीक है, और 1 ईयर से कम का टाइम पीरियड होता है, और जब RBI इसके रुपए लौटाएगी तो इस A व्यक्ति को कितने देंगी? 1 लाख रुपीज देंगे। तो यानी कि ये जो 5,000 है ये क्या हो गया? ये एक टाइप का इंटरेस्ट या आपकी इनकम कह सकती हो। तो इसको दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि रिजर्व बैंक सदा इनको डिस्काउंट पर खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, इनको फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है, जबकि भुगतान अंकित मूल्य के बराबर होता है। खजाना बिल, ट्रेजरी बिल पर निवेशक को आय इसके जारी किए गए मूल्य और भुगतान किए गए मूल्य के अंतर के बराबर होता है। जैसे आपको बताया कि 5,000, इस अंतर को डिस्काउंट माना जाता है, क्योंकि खजाना बिल पर निश्चित दर से ब्याज नहीं दिया जाता। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। यानी कि जब RBI जो है कम रेट पर इशू करे और पेमेंट कंप्लीट पूरी करे तो उसको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो खजाना बिल की न्यूनतम जो अमाउंट होती है वो 25,000 होती है, और जो अगर आप मान लेते हैं एक ट्रेजरी बिल खरीदते हैं तो आपको 25 का मिलेगा। अगर आप 2 खरीदते हैं तो आपको 50 का मिलेगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 35,000 रुपए हैं और मैं ट्रेजरी बिल खरीदना चाहता हूं तो आपको केवल एक ट्रेजरी बिल मिलेगा, बाकी जो 10,000 रुपये आपके पास बचे हैं वो ट्रेजरी बिल में नहीं लगा सकते, या उसको आप ट्रेजरी बिल परचेज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या है? एक मल्टीपल में परचेज किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है ये जो हमने अभी ट्रेजरी बिल के बारे में स्टडी करके आ रही है, इसकी डीलिंग प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ट्रेजरी बिल को कटौती के आधार पर जारी किया जाता है। जैसे अभी आपको बताया कि 95 रुपए कोई व्यक्ति RBI को देता है और बाद में RBI उसको 1 लाख रुपए पेमेंट देता है जब टाइम पीरियड मैच्योर हो जाता है। तो ये जो 5,000 बीच के हैं ये क्या है? इस A व्यक्ति की इनकम है। इसको इंटरेस्ट तो होता नहीं, ये एज इंटरेस्ट या इनकम किसी भी तरीके से हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई इंटरेस्ट नहीं था, विदाउट इंटरेस्ट RBI ने इशू किया, इस कारण से इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। इन पर कटौती का निर्धारण 2 तरह से किया जाता है। 2 तरह से कैसे करते हैं देखो, हम एग्जांपल देखते हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं
कि पूर्व निर्धारित कटौती दर के आधार पे, यानी कि जो पहले से ही डिसाइड होती है उसके बेस पर। उदाहरण के लिए माना 1 लाख फेस वैल्यू का 91 डे का ट्रेजरी बिल 95 में इशू किया गया। इसका अभिप्राय है कि ऋणदाता आज 95 देकर 91 डे के लिए 1 लाख रुपए प्राप्त करेगा। यानी कि आज इस ए व्यक्ति ने आरबीआई को दिए कितने 95,000। जब 91 डे कंप्लीट होंगे तो इस व्यक्ति को वापस कितने मिलेंगे 1 लाख रुपीस प्राप्त होंगे। इस प्रकार ऋणदाता को 5,000 की आय जो है एज ए कटौती या एज ए इंटरेस्ट के रूप में मान सकती है। ये होती है आपकी पूर्व निर्धारित कटौती दर के बेस पे। सेकंड आती है कटौती की दर का निर्धारण नीलामी के द्वारा, यानी कि एक ऑक्शन होती है उसके बेस पर जो आपकी डिस्काउंट है वो डिसाइड की जाती है। तो वो कैसे होती है देखो, नीलामी के लिए रिजर्व बैंक समाचार पत्र के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करती है। यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से आरबीआई ये कहता है कि हमारे ट्रेजरी बिल है और हम इस कंडीशन पर इनको इशू करेंगे। तो जो व्यक्ति इच्छुक होते हैं, यानी कि इच्छुक व्यक्ति उन्हें स्वीकृत कटौती की दर टेंडर के माध्यम से आरबीआई के पास भेज देती है। अभी देखो मान लेते हैं कोई ए जो है 1 लाख रुपए आरबीआई 1 लाख रुपए के ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करना चाहती है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी। अब ए व्यक्ति ने अपना जो भेजा है वो कहता है मैं 95,000, ठीक है। बी व्यक्ति ने कहा कि 98,000, सी व्यक्ति ने कहा कि 99,000। अब देखो आरबीआई जो क्या करेगा, ये जो टेंडर है एक निश्चित दिन को टेंडर खोलेंगे और उस टेंडर को स्वीकृत कर लेंगे जिसमें कटौती की दर सबसे कम है। अब कटौती की दर 1 लाख से अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें, 95 में 5,000 बनती है, 98,000 में 2,000 बनती है, बट 99,000 में 1,000 बनती है। इस कारण से आरबीआई जो है सी का जो टेंडर है वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसको ये जो ट्रेजरी बिल है वो इशू कर देगा। तो अब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। नीलामी के लिए रिजर्व बैंक समाचार पत्रों में के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करता है। इच्छुक व्यक्ति उन्हें स्वीकृति कटौती की दर के माध्यम से आरबीआई को भेजते हैं और एक निश्चित दिन को टेंडर खोले जाती है और उस टेंडर को स्वीकृत कर लिया जाता है जिसमें कटौती की दर सबसे न्यूनतम होती है, जैसे आपको एग्जांपल देके बताया है। सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है। पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था ट्रेजरी बिल। सेकंड हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कॉमर्शियल पेपर। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, सीपी बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है तो हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। कॉमर्शियल पेपर ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाले कंपनियों द्वारा अपनी अल्पकालीन, मौसमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। अब एक डिफरेंस देख लो, हमने अभी ट्रेजरी बिल किया है और अब कॉमर्शियल पेपर आए। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इशू करवाती थी, बट कॉमर्शियल पेपर कौन करता है, कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो बहुत ही अच्छी साख वाली कंपनियों के द्वारा इशू किया जाता है। यानी कि जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो सरकार इशू नहीं करती। अब जो ये कंपनियां हैं वो किस काम के लिए इशू करती है, उनको अल्पकाल के लिए या कुछ मौसम एक को जैसे एक सीज़न के लिए, या उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, थोड़े टाइम के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, एक सीज़न के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो इस कैपिटल को प्राप्त करने के लिए इशू करते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अंश जारी करने जा रही है, यानी कि क्या करेगी वो शेयर इक्विटी शेयर इशू करने जा रही है। कंपनी को इस पर बहुत अधिक फ्लोटेशन कॉस्ट सहनी पड़ेगी। जब शेयर इशू करेगी तो देखो उस पर कॉस्ट बहुत सारी आती है,
बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। निर्गमन लागत के रूप में खर्च होने वाले धन को कमर्शियल पेपर जारी करके प्राप्त किया जा सकता है। अब शेयर इशू करने के ऊपर जो खर्चा होगा वो खर्चा काफ़ी अमाउंट में हो जाता है, तो उस खर्चे को करने के लिए या उस खर्चे की पेमेंट करने के लिए क्या करेगी कंपनी? कॉमर्शियल पेपर इशू करेगी और इस कॉमर्शियल पेपर के थ्रू वो कुछ पैसे कलेक्ट करेगी, फिर इनकी हेल्प से वो क्या करेगी? इक्विटी शेयर इशू करेगी। तो वित्त के इस स्रोत को सेतु वित्त यानी कि ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग। अब आता है ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, इसको मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि इसका अभिप्राय उस अल्पकालीन वित्त से है जो स्थायी वित्त की आवश्यकता व इसकी प्राप्ति के मध्य एक सेतु का काम करता है। अभी आपने देखा सेतु का काम कैसे किया। ये जो वित्त होता है कमर्शियल पेपर के द्वारा प्राप्त किया जाता है वित्त, वो आपका दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसकी हेल्प से ही हम शेयर इशू करते हैं। इस कारण से इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। इनके विक्रेता बैंक, बीमा कंपनियां, यूनिट ट्रस्ट और फर्में होती है, यानी कि जो रेपुटेड कंपनी होती है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड या कोई और कंपनी हो, वो इशू करती है। इनका विक्रय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो तरह से हो सकता है, अर्थात कंपनी सीधे ही विक्रेता को कमर्शियल पेपर बेच सकती है या किसी एजेंसी की हेल्प से भी कंपनी बेच सकती है। एक कमर्शियल पेपर का अंकित मूल्य या जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? 25 लाख रुपए होती है, यानी कि एक कमर्शियल पेपर का अंकित मूल्य कम से कम कितना होना चाहिए? 5 लाख आता है, या कम से कम कितना होना चाहिए? 5 लाख होता है, 25 नहीं होता। एक कमर्शियल पेपर का अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख होता है। और जो हमने ट्रेजरी बिल पढ़ा उसमें एक ट्रेजरी बिल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी? 25,000। उसमें केवल 25,000 होती थी ट्रेजरी बिल की, पर बट कॉमर्शियल पेपर, एक कॉमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए होती है। अब देखो ये हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं डीलिंग प्रोसेस, यानी कि अगर आप कॉमर्शियल पेपर इशू करते हो तो इसकी डीलिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आता है जो कॉमर्शियल पेपर है 15 दिन से 12 महीने तक के लिए जारी किए जाते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 15 डे और मैक्सिमम 12 मंथ तक, यानी कि 365 डे अगर काउंट करें तो 365 डे या फिर 12 महीने तक के होती है। 2 स्लॉट होती है इसमें। इन्हें प्राय कटौती पर जारी किया जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हें नियमित ब्याज दर के आधार पर भी जारी किया जाता है। कटौती वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। कटौती भी इशू कर सकती हैं और कभी कभी इन्हें एक फिक्स इंटरेस्ट की रेट पे भी इशू किया जा सकता है। इनके लिए कोई एक्टिव मार्केट, एक्टिव सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं है। इनके लिए कोई सेकेंडरी एक्टिव मार्केट नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने पर जारी करने वाली कंपनी इन्हें पुनः क्रय कर लेती है। अगर रिक्वेस्ट करे तो जो इशू करती है वो कंपनी इन्हें परचेज कर सकती है। तो ये इनकी क्या थी? डीलिंग प्रोसेस। अब इसमें कॉमर्शियल पेपर में आपको 2-3 बातें जो हैं वो बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो है कॉमर्शियल पेपर की जो डीलिंग होती है मिनिमम कितने डे के लिए होती है? 15। मैक्सिमम कितनी होती है? 12 मंथ की होती है। क्या इसके लिए कोई एक्टिव मार्केट अवेलेबल होती है? नहीं होती। एक कॉमर्शियल पेपर की वैल्यू कितनी होती है? 5 लाख रुपीस होती है। तो ये इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आ सकती हैं। थर्ड हमारा आता है मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण, जिसको कॉल मनी और कॉल लोन्स कहते हैं। ये हमारा तीसरा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कॉल मनी, यहाँ पे कॉल वर्ड आया तो इससे आपको समझ आ जाता है कि कॉल करने पर आप पैसा या लौटाओगे या कॉल करके आप पैसा ले लोगे। इसी कारण से इसका नाम रखा गया कॉल मनी या कॉल लोन्स। तो देखो
अल्प सूचना ऋण का अभिप्राय है ऐसे ऋण प्रपत्र यानी कि एक लोन के डॉक्यूमेंट से है जिसका भुगतान जो बोरोवर होता है या अथवा जो लेंडर होता है इसकी इच्छा पर अल्प सूचना देकर यानी कि एक फोन कॉल करके किया जा सकता है। इसमें ऋण की अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है। अब देखो 1 दिन मिनिमम जो आपके ये होते हैं कॉल मनी होती है, कॉल मनी से ही आपको आइडिया लग जाएगा। कॉल मनी 1 डे से लेकर 15 डे तक की होती है। मिनिमम अवधि कितनी होती है 1 डे की और मैक्सिमम कितनी होती है 15 डे की होती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्प सूचना ऋण सर्वाधिक सबसे ज्यादातर लिक्विड होती है। इन्हें आप केवल नकदी के बराबर ही मान सकते हैं। जैसे आपके लॉकर में नकदी पड़ी है उसको अगर निकाल कर लाते हो तो भी आपको बैंक में पड़ी है तो 1 दिन तो लग ही जाता है। सेम उसी तरह से आप कॉल करके भी किसी को दे रखिए तो वो मनी आप रिटर्न ले सकती हो। इनका प्रयोग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपने न्यूनतम नकदी शेष जिसे हम क्या कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो नगद निधि अनुपात है उसके रूप में की जाती है। उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है CRR जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक के पास उनको एक मिनिमम अमाउंट में एक फंड रखना जरूरी होता है, उसको CRR कहते हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए बैंक लेती है। रिजर्व बैंक इस अनुपात में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। इसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋण के रूप में दिए जाने वाले फंड्स की उपलब्धता पर पड़ता है कि उनके पास जितना फंड है उसकी उपलब्धता पर पड़ता है। मांग मुद्रा वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंक अपनी CRR को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से उधार लेते हैं। कि जो है CRR को बनाने के लिए बैंक या जो भी कंपनियां होती है वो एक दूसरी कंपनी से कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए जैसे 1 डे से 15 डे के लिए उधार ले लेती है और RBI के पास रख लेती है और जब वो कंपनी रिटर्न मांगती है तो तुरंत उसको लौटा देती है। मांग मुद्रा व्यवहारों के लिए प्रयुक्त ब्याज दर को कॉल रेट कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कॉल रेट किसे कहा जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। मांग मुद्रा व्यवहारों के लिए प्रयुक्त ब्याज दर को क्या कहा जाता है, कॉल रेट कहती है। कॉल रेट में प्रतिदिन यहाँ तक कि प्रति घंटे परिवर्तन होता रहता है। कॉल मनी होगी तो देखो इसके रेट में भी चेंजेस आएंगी, हर घंटे इसमें रेट चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट का रेट। अब आता है कि जो आपकी कॉल मनी या कॉल लोन्स होते हैं उसकी डीलिंग प्रोसेस कैसे होती है। इस प्रपत्र के द्वारा व्यवहार करने वालों की संख्या सीमित होती है परंतु प्रत्येक व्यवहार की राशि बहुत अधिक होती है। इस तरह का जो व्यवहार करते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है क्योंकि कम डे के लिए होता है तो जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है वो ये डीलिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इस प्रपत्र की न्यूनतम जो अमाउंट होती है वो होती है 10 करोड़ रुपए और प्राय देखा जाता है कि ज़्यादातर लेन देन जो होते हैं वो 100 करोड़ के यानी कि मिनिमम अमाउंट कितनी 10 करोड़ और मैक्सिमम कितनी 100 तो यानी कि 10 के मल्टीपल के अंदर होते हैं। ये कॉल मनी का व्यवहार फोन पर ही किया जाता है। जैसे कॉल से आपको पता चल गया कि फोन पर जो डीलिंग की जाती है, कागजी कार्रवाई बाद में पूरी की जाती है और ऋणदाता द्वारा ऋणी को RBI का चेक जारी करके ऋण दिया जाता है। RBI का चेक इशू किया जाता है, इसके बदले में ऋणी ऋणदाता को क्या करता है, जो ऋणी होता है वो ऋणदाता को इस तरह से ये दे देता है। तो इस ऋणी ऋणदाता दोनों जो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि अल्प सूचना ऋण की रसीद जो है दे देता है। इसके बदले में ऋणी जो होता है, जो ऋण लेता है, वो ऋण देने वाले को अल्प सूचना अवधि यानी कि कॉल मनी बोरोविंग रिसिप्ट दे देता है। ऋणी SBI नहीं आएगा, सॉरी RBI आएगा। यहाँ पे RBI के चेक द्वारा ऋण का भुगतान कर देता है और अपनी रसीद वापस ले लेता है। जब वो पेमेंट कर देता है तो वो अपनी रिसिप्ट जो होती है वो वापस ले लेता है। यहाँ पर एक बात यह है कि ऋणी व ऋणदाता दोनों निश्चित अवधि से पूर्व ही सूचना देकर भुगतान कर देते हैं। अब ये नहीं है कि जो ऋण लेने वाला है, ऋण देने वाला है वो कॉल करे कि दे भाई मेरे पैसे, ऐसा नहीं होता है।
जब ऋण लेने वाला है उसके पास मनी अवेलेबल होती है तो वो कॉल करके उसकी रिटर्न कर देता है, और जो ऋण देने वाला है अगर उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो वो कॉल करके वापस ले लेता है। दोनों की तरफ से होता है ये। तो ये था हमारा कॉल मनी एंड कॉल लोन्स। फोर्थ जो है हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इसको सीडी कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना। तो ये हमारा फोर्थ जो है वो डॉक्यूमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, इसको जमा प्रमाण पत्र कहती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचा जा सकता है, बेचकर आप हस्तांतरित कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो आप एक टाइम पीरियड के बाद इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को किसी को बेच भी सकती हो। इसका निर्गमन कौन करता है? बात आती है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कौन करता है, तो ये इशू करता है जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, भारतीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी संस्थाएं जो है सर्टिफिकेट सीडी इशू करती है? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक, इनके द्वारा इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो डॉक्यूमेंट्स होता है व्यक्तियों, संघों, जो भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन और कंपनीज, कॉरपोरेशन, इनको इशू किए जाते हैं। यानी कि किसी को भी इशू कर सकते हैं। एक कुल मिलाकर सभी आ गए, इंडिविजुअल ही आ गए, इसमें कॉरपोरेशन, कंपनीज आ गए, एसोसिएशन आ गए, तो सभी को इशू कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की जो फेस वैल्यू होती है कम से कम 5 लाख रुपीज की होती है और एक निवेशक को 25 लाख के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेने जरूरी होती है। यानी कि ये भी किस में होते हैं? 5 के मल्टीपल में होती है। तो इस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कुछ एक निश्चित अवधि के बाद आप बेच भी सकते हो किसी को, और ये जो है किसी को भी इशू किए जा सकते हैं। और जो भारतीय कंपनियां, संस्थाएं होती है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो इनको इशू करती हैं। अब आती है बात डीलिंग प्रोसेस। जब डीलिंग प्रोसेस होती है तो उसमें टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 91 डे से लेकर 1 ईयर तक के टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। मिनिमम कितना होता है? 91 डे। मैक्सिमम कितना होता है? 1 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं। इनका निर्गमन भी कटौती पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? डिस्काउंट पर इनका निर्गमन किया जाता है। निवेशक प्रमाण पत्र को क्रय करने के 45 डे के बाद बेचान द्वारा किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा है तो वो आप 44 डे तक आपको अपने पास रखना होगा। जैसे ही 45 डे बीता आप तुरंत उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हो। तो ये क्या मान सकते हैं हम? 45 डे, ये आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का लॉक इन पीरियड जो है वो कितना है? 45 डे। यानी कि 45 डे तक आपको अपने पास रखना है, उसके बाद इसको आप बेचान यानी कि इंडोर्समेंट कर सकते हो। इस पर अंकित मूल्य के आधार पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। इस पर जो भी फेस वैल्यू होगी, जैसे कि हमने पढ़ा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5 होती है, और ये 5 के मल्टीपल में 5 लाख होती है, और ये 5 लाख के मल्टीपल में जैसे 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख के जो है सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, मल्टीपल में लेने होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ही जितनी ज़्यादा अमाउंट की है उस पर ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी लगती है। अब आता है हमारा लास्ट एंड फोर्थ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और वो है हमारा कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल यानी कि वाणिज्यिक बिल क्या होता है? यह एक विनिमय साधन यानी कि ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसको आप एक दूसरे तक ट्रांसफर कर सकते हो। इनका प्रयोग उधार बिक्री के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। जब आपको उधार में विक्रय करना है तो इसके लिए आप जो है कॉमर्शियल बिल इशू कर सकते हो। विक्रेता बिल लिखता है और क्रेता उसको स्वीकार करता है। क्रेता देय तिथि पर बिल का भुगतान कर देता है। विक्रेता बिल लिखता है, ठीक है, और क्रेता स्वीकार कर लेता है कि मैं फलां डेट को इतने महीने के बाद इस तारीख को आपकी पेमेंट कर दूंगा।
और देय तिथि पर जो क्रेता होता है, जो भी इसमें ड्यू डेट लिखी है उस पर पेमेंट कर देता है। दूसरा, यदि विक्रेता को उस ड्यू डेट से पहले ही पैसे की जरूरत होती है तो वह ये बिल लेकर बैंक में जाता है और बैंक से इसको क्या करवा लेता है, डिस्काउंटेड करवा लेता है। यह एक अल्पकालीन यानी कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो प्राय 90 डे के लिए ही इशू किया जाता है। केवल 90 डे। कॉमर्शियल बिल की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, ओनली 90 डे ही होता है। ना इससे कम का कर सकते हैं पर इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। तो ये आज हमारे कुछ टॉपिक थे, मनी मार्केट के बारे में हमने स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो मेरा चैनल गेज इन सक्सेस पॉइंट को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है +1 और +2 का हिंदी मीडियम का बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट में है। वहाँ से जाकर आप घर बैठे सुरक्षित तरीके से अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।